जायंट ट्रक बिग फिश अरेस्ट। विशाल समुद्र के गहराई में अनेक प्रकार के समुद्री जीव रहते हैं। वही सभी मछलियों की रानी रहती थी, जो आकार में बहुत विशाल थी, और रानी सभी समुद्री जीवों की रक्षा करती थी और सभी उनकी सेवा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन समुद्र के शार्क मछली रानी के राज्य में हमला कर देते हैं, जिससे सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ मछलियां रानी के पास आती है। एक छोटी मछली कहती है, रानी रानी, सभी शार्क और उनका शार्क राजा हम पर हमला कर दिए हैं। सभी तरफ तबाही कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ उसको। फिर रानी मछली जल्दी से शार्क राजा के पास पहुँचती है और कहती है, हे शार्क राजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऐसी तबाही क्यों मचा रहे हो? मूर्ख रानी, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं अपने राज्य का विस्तार कर रहा हूँ। मैंने आधे समुद्र में अपना कब्जा कर लिया है। अब तेरे राज्य की बारी है। यहाँ पर कब्जा करने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजारना पड़ेगा शार्क राजा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये कहकर शार्क राजा रानी मछली पर हमला कर देता है और बहुत देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती है। धीरे धीरे वो समुद्र की तह तक आ जाते हैं और वहाँ भी दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। रानी मछली थकने लगती है। फिर शार्क मछली रानी मछली को घुमाकर समुद्र के किनारे फेंक देता है और शार्क रानी मछली के राज्य पर कब्जा कर लेता है। इधर रानी मछली समुद्र के किनारे तड़पती रहती है, जिसे देख किनारे में लगे गांव के लोग उसके पास आते हैं और सभी हैरान हो जाते हैं। गांव का एक आदमी मोहन कहता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा मछली, और देखो कैसे चमक रहा है। पास ही खड़ा लालू कहता है, अरे इतनी विशाल मछली मैंने कभी नहीं देखी, और जरा ध्यान से देखो, इसके नाक में नथ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पक्का मछलियों की रानी होगी। उन दोनों की बात सुनकर रानी मछली बोलती है, तुमने सही कहा, मैं इस समुद्र के सभी जीवों की रानी हूँ। रानी की ये बात सुन सभी लोग भागने लगते हैं। तभी रानी कहती है, आप लोग डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर मोहन कहता है, आपको हमारी मदद चाहिए? आप खुद ही इतनी बड़ी हो, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम इतना कर सकते हैं कि आपको फिर से समुद्र में वापस ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी वापस नहीं जाना है। पर क्यों? आपको वापस क्यों नहीं जाना? वो इसलिए क्योंकि मेरे राज्य में दूसरे समुद्र के शार्क राजा ने हमला कर दिया है और धीरे धीरे पूरे राज्य को तबाह कर रहा है। और जब मैं उनको रोकना चाहा तो मुझे यहाँ बाहर फेंक दिया। इसी कारण मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाहती। इसी कारण मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो शार्क पूरा समुद्र तबाह कर देगा, जिससे इंसानियत को भी खतरा है। फिर सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। मोहन कहता है, क्या बोलते हो? हमको इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो यार? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको हम गांव कैसे लेकर जाए। आप लोग इसकी चिंता मत करो, मैं एक बहुत विशाल ट्रक में पानी भर कर लाता हूँ। फिर इनको गांव लेकर जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिर मोहन तुरंत शहर से एक विशाल ट्रक में पानी भर कर लाता है और साथ में 2 क्रेन भी लेकर आता है, जिससे रानी मछली को वो ट्रक में डाल सके। गांव वाले क्रेन की मदद से बहुत मुश्किल से रानी मछली को विशाल ट्रक में डालकर गांव ले जाते हैं। तभी वो राजू कहता है, भाई इस रानी को तो हम ले आए, लेकिन हम इसकी मदद कैसे करेंगे? तभी पास में खड़ा एक लड़का बोलता है, अंकल अंकल, वो हमारे गांव के साइंटिस्ट चाचा है ना, जो रिटायर होकर गांव आए हैं। उनसे पूछो ना, क्या पता वो कोई सॉल्यूशन दे दे। हाँ, सही कहा। चलो सभी साइंटिस्ट चाचा को बुलाते हैं। अच्छे से सबकी बातों को सुनने के बाद वो साइंटिस्ट चाचा कहते हैं, ओ देखियो रानी जी, हम आपकी मदद करूंगा, लेकिन समुद्र की गहराई में जाए उस शार्क से तो हम लड़ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको ऊपर कुछ ऐसे हथियार लगा दूंगा जिससे आप उस शार्क को नानी याद दिला दे सकते हैं। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके रानी मछली के ऊपर 2 जेट इंजन और ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगा देता है और साथ में फायर गन भी। फिर सभी उस रानी मछली को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं और रानी मछली सीधे उस शार्क के पास जाता है, जिसे देख शार्क कहता है, अरे तू जिंदा है, मैंने सोचा था तू मर गई होगी। आजा, अब तेरी मौत मेरे हाथ में लिखी है।
तू ये गलतफहमी में है दुष्ट शार्क। मैं आज तेरा खात्मा करने आई हूँ। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। फिर तुरंत ही रानी मछली उस शार्क पे हमला कर देती है और साथ ही साथ बाकी सभी शार्कों पे भी हमला कर देती है। कुछ ही देर में सभी शार्क और उनका राजा धूम दबाकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे बाकी सभी मछलियां बहुत खुश होती हैं। और दूसरे दिन रानी मछली समुद्र किनारे आकर गांव वालों का शुक्रिया करती है और वापस जाकर फिर शांति से समुद्र में राज करती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अंडरग्राउंड बोलने वाला तोता ट्रैप। मिर्जापुर नाम के गांव में रामलाल नाम का एक धनी आदमी रहता था। अपना सारा पैसा और सोना वो एक अंडरग्राउंड रूम में छुपा कर रखता था। वो पक्षियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए एक बोलने वाले तोते को अंडरग्राउंड रूम में रखकर वो पाल रहा था। एक दिन शिवा और राजू नाम के दो चोर अंडरग्राउंड रूम में चोरी करने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर तोता कहता है, तुम दोनों चोर हो? चोरी क्यों कर रहे हो? अरे यार, ये तोता बोल रहा है, अब क्या करें? सच कहा यार, हम चोरी करने के लिए आए हैं। ये बात तोते को मालूम हो गई, क्या करें? ऐसा करते हैं, इस तोते को टपका देते हैं। चोर साले, मुझे मारोगे? अभी तुम लोगों का खेल खत्म करती हूँ। अरे राजू, तोता उड़ गया, लगता है कोई आ रहा है, तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। भागो यार भागो। इस तरह दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन बेकारी वहाँ पर चोरी करने गए। तोता जरूर हमारा सारा चिट्ठा उसके मालिक के पास खोल देगा और वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। फंस गए यार, क्या करे? और क्या, उस तोते को कैसे भी करके ट्रैप करेंगे। लेकिन ट्रैप कैसे करे? सिंपल है यार, तोते का पसंदीदा फल अमरूद जमीन पर रख देंगे और एक टोकरी को रस्सी के सहारे लटका देंगे। जैसा ही तोता आकर उस रस्सी को छू लेगा तो टोकरी उस पर गिर जाएगी, तोता हमारे हाथ आ जाएगा। क्या कहते हो? अगले दिन अंडरग्राउंड रूम में रामलाल आते ही तोता सारी कहानी रामलाल को बताता है। रामलाल कहता है, क्या चोर आए थे? तुमने उन्हें ठीक से देखा ना? हाँ देखा है। जब मैंने बात किया तो वो हैरान होकर यहाँ से भाग गए। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने खुद को बचा लिया। तो मैं पुलिस में कंप्लेंट देता हूँ, क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? हाँ हाँ, जरूर पहचान लूंगी। अभी बहुत बोर हो रही हूँ, इसीलिए थोड़ी बाहर जाकर घूम कर आती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन सावधानी से जाकर आना, जमाना बहुत बुरा है। ठीक है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर तोता बाहर निकलते ही दोनों चोर वहां देख रहे थे। तुरंत ही वे अपनी योजना आरंभ करते हैं और अमरूद को देखकर तोता वहां आ जाता है। अरे वाह, अमरूद बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ किसने रखा होगा? ऐसा कहकर सोचते हुए इधर उधर देखता है। एक पेड़ के पीछे छुपे चोर दिख जाते हैं। लगता है कुछ खतरा है, मुझे तुरंत यहाँ से उड़ जाना चाहिए। लगता है यहाँ जाल बिछाया है। इस तरह सोचकर तोता वहां से उड़कर रामलाल के पास जाकर सारी कहानी बताता है। रामलाल तुरंत ही पुलिस को फोन करता है। रामलाल चोरी की खबर पुलिस इंस्पेक्टर को दे देता है और पुलिस इंस्पेक्टर भी उस चोर को पकड़ने के लिए गांव में घूमता है। पुलिस कहती है, सर, हम लोगों ने सारे अनुमानास्पद चोरों को पकड़ लाए हैं। आप एक बार आकर उनकी पहचान कीजिए। रामलाल अपने तोते के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। तोता चारों चोरों में से उस रात आए दो चोरों को पहचान लेता है। इससे उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बिग फिश कार। बिलासपुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक सेठ रहता है। वो बहुत धनी आदमी होता है। उसका आगे पीछे कोई नहीं रहता। उसके पास बंटी और सल्लू नाम के दो नौकर रहते हैं। वे दोनों रामनाथ के पैसों पर नजर गड़ाए रहते हैं। उसे मारकर उसका सारा पैसा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये बात रामनाथ को पता नहीं रहती। एक दिन रामनाथ एक रूम में आराम कर रहा था, लेकिन अचानक से वो उड़ जाता है और कुछ कदम चलते ही वो देखता है कि उसका सीलिंग फैन जहां वो नीचे बैठा था वहीं पर गिरता है। उसे देखकर वो सोचने लगता है, अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां से उठ गया,
वरना आज मेरे सर का मेदू वड़ा बन जाता। लेकिन आखिर ये फैन गिरा कैसे? ये सोचकर रामनाथ वहां से चला जाता है और उसी रात अचानक से बिजली चली जाती है। वो देखता है कि मीटर का वायर खुला पड़ा है। वो उसे हाथ लगाने ही वाला था कि वो हाथ पीछे लेकर सोचने लगता है, अरे नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा, करंट लगा तो मैं तो काला कोयला ही बन जाऊंगा। लेकिन ये आज दूसरी बार है जो ऐसा कुछ हुआ है। आखिर ये हो क्या रहा है? रामनाथ सवेरे ही अपने नौकर बंटी और सल्लू को बुलाता है। उनसे सारी बात पूछता है। अरे बंटी और सल्लू, ये घर में मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? क्या हुआ मालिक? अरे यही, कल वो फैन मेरे सर पर गिरने वाला था और रात को ये मीटर के वायर किसी ने निकाल कर रखे थे। सारी रात बिना फैन के मच्छरों ने मुझे काट खाया। ऐसा लग रहा था कि वो सब मिलकर मुझे उठाकर ले जाएंगे। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता मालिक। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन रामनाथ को उन दोनों पर शक आता है। वो सोचता है कि ये दोनों ही मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। फिर क्या, वो तेजी से अपने कार से जा रहा था कि तभी एक कैनल के पास उसके कार के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट होता है और वो कार सीधे कैनल में जाकर गिरती है। लेकिन कैनल में एक बहुत बड़ी मछली होती है। वो मछली उस कार को धकेलते धकेलते हुए किनारे पर लाकर छोड़ती है। इधर रामनाथ कहता है, बाप रे, मैं तो बाल बाल बच गया घर के उस एक्सीडेंट से और इधर इस बड़ी सी फिश से। आखिर मेरे कार के ब्रेक्स फेल कैसे हुए? रामनाथ अपने घर वापस जाता है। दूसरे दिन सल्लू और बंटी को बाजार कुछ सामान लाने के लिए वो उसी कार से भेजता है। वो दोनों कार से बाजार जाते रहते हैं कि उनका भी एक्सीडेंट होता है और उनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। दोनों दर्द के मारे कराहते रहते हैं। अरे मर गया, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे पैर टूट गए मेरे। तभी रामनाथ वहां आता है और कहता है, क्यों बंटी और सल्लू, मुझे मारने चले थे ना? अब कैसा लग रहा है जब खुद के पैर टूट गए? कैसा लग रहा है सबक सीख के? मुझे तो पहले ही पता चल गया था जब वो फैन और वो मीटर में जो तुम लोगों ने छेड़खानी की। अरे जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है ना एक दिन वो खुद ही उसमें जाकर गिर पड़ता है। रामनाथ जी को पता चला। ये बात समझकर दोनों बंटी और सल्लू उनकी माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कीजिए मालिक, हम पैसों के लिए ऐसा कर बैठे, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन रामनाथ उनकी कुछ नहीं सुनता और उन दोनों को नौकरी से निकाल देता है और खुद ही सारे काम करके अच्छे से जीवन जीने लगता है। दोस्तों, लालच करना हमेशा गलत है। अगर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। लालच में आकर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मछलीपट्टनम नामक गांव में चमनलाल नाम का एक मछली का व्यापारी रहता था। उसने मछलियों के व्यापार में बहुत अच्छा पैसा कमाया था। अब वह दूसरे व्यापार के बारे में सोच रहा था। वह अपने गांव वालों के मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन ट्रेन को देखकर उसको एक आइडिया आती है। वह अपनी पत्नी रेखा से कहता है, ट्रेन मॉडल की तरह ही एक बड़ा फिश ट्रेन बनवाकर खेती में राउंड ट्रैक डलवाकर टिकट रखकर सबका मनोरंजन करना चाहता हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है, लेकिन इस गांव में कौन आएगा? तुम्हें तो मालूम है मेरी आदत। अच्छा आइडिया आने पर उसके करने के बाद ही मुझे चैन मिलता है। हमारे गांव के लोगों के लिए वैसे भी कोई मनोरंजन का साधन है नहीं, तो मैं ये ट्रेन बनवाकर उनका मनोरंजन करना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं जरूर सफल रहूंगा। आप जरूर सफल होंगे। जल्दी से बिग फिश ट्रेन को बनवाइए। इस तरह चमनलाल पत्नी के कहने पर बिग फिश ट्रेन को बनवाना शुरू करता है। थोड़े ही समय में बिग फिश ट्रेन बनकर रेडी हो जाती है। यह देखने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आते रहते हैं। इस तरह मछलीपट्टनम गांव का नाम पॉपुलर हो जाता है। बिग फिश ट्रेन में चमनलाल टिकट बुकिंग के लिए और आए हुए पर्यटकों को सलाह देने के लिए एक एम्प्लॉय जाफर को रखता है। जाफर की चोरी करने की आदत की वजह से
वो पर्यटकों के पर्स चुराना शुरू करता है। इस बात के बारे में चमनलाल अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं कौन है जो चोरी कर रहा है। पर्यटकों में से कोई कर रहा है क्या? यहाँ तो जाफर अकेला ही है। उससे पूछा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उस चोर को भी पकड़ना जरूरी है। रेखा, कुछ आइडिया तो दो। आपको जाफर पर सिर्फ शक है। अगर उससे हम पूछेंगे और अगर वो चोर नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। किसी को भी बिना उदास किए यह काम कीजिए। अपने 4 आदमियों को बुलाकर उनकी जेब में ब्लेड रखकर घूमने के लिए कहिए, तब असली चोर का पता चल जाएगा। चमनलाल को यह आइडिया बहुत अच्छी लगती है। अगले ही दिन आप लोग बिग फिश ट्रेन में पर्यटक की तरह टिकट खरीदकर अंदर जाइए। आप अपने जेब में ब्लेड रखकर जाना मत भूलना। चोर जो भी हो आपके बैग पैकेट में हाथ रखेगा तो उसका हाथ कट जाएगा। इससे चोर कौन है पता चल जाएगा। जैसे चमनलाल ने कहा था वैसे ही चारों करते हैं। इस बात से अनजान जाफर जेब में पर्स निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसका हाथ कटकर खून निकलना शुरू हो जाता है। चमनलाल यह देखकर, क्यों रे जाफर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? बेचारे पर्यटक यहाँ पर मनोरंजन करने आते हैं और तुम उनका पर्स चोरी करते हो। डायरेक्टली पूछा तो तुम झूठ ही कहोगे, इसलिए इस तरह का आइडिया कर तुम्हारा भांडा फोड़ना पड़ा। ये कहकर चमनलाल जाफर को पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में एक अच्छे आदमी को अपॉइंट करके अपने बिग फिश ट्रेन को चलाते हुए सारे गांव वालों का मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।